जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है कि आबादी के हिसाब से हो हिस्सेदारी और ओबीसी को आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी, जो अखिल भारतीय अति पिछड़ा समाज महासभा के अध्यक्ष हैं। और आपका इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। आप लगातार अपने सर्विस पीरियड से ही ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनका संघर्ष आज भी जारी है। आज आप जो है देश के एक जाने माने जो है एक्टिविस्ट हैं और मैं अपने पूरे दर्शकों की तरफ से और अपने अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन की तरफ से और अपने एआईबीसी टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आशा करता हूं कि आज का जो विषय है इस पर आप महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और मैं आपको आमंत्रित करता हूं। सर पहला सवाल यही है कि जो है ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है और ये क्यों नहीं मिली। इसमें आज के विषय में दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो है आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए और ओबीसी को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पाई, और इस विषय पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर। जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो देश की आबादी है उस आबादी के हिसाब से हमको बात आरक्षण की नहीं है, बात यह है कि प्रतिनिधित्व की बात है। शासन जी प्रशासन में प्रतिनिधित्व जी आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए और जी अगर ये असंतुलित रूप में होगा तो उससे तमाम समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं जो है पहुंचती हैं। इस देश में जैसा सभी लोग जानते हैं 1931 की जो जनगणना थी, उस जनगणना के आधार पर ओबीसी की जो आबादी है वो 52% जो है पूरे देश में थी आबादी जो है। देखिए, आबादी का प्रतिशत को नहीं बदलेगा, थोड़ा बहुत इसमें फर्क हो सकता है, बल्कि ओबीसी की जो आबादी है वो घटने की कोई बात ही नहीं है। इस समय वास्तविकता यह है कि ओबीसी की आबादी जो है बढ़ी ही होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर का तबका है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस है ज्यादा बच्चों के प्रति जो है। तो ओबीसी की आबादी कम नहीं है, 52% से ज्यादा ही इस समय जो है, करीब ये 56-57% के आसपास, कुछ लोग तो इसको 60% के आसपास कह रहे हैं। परंतु शासन प्रशासन में जो भागीदारी है, जो प्रतिनिधित्व है, ये बात हमारी नहीं है। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था तब यहाँ के जो प्रभुत्व वर्ग है उसने कहा था कि अगर हमारी प्रशासन में जो है हिस्सेदारी नहीं होगी तो हमारे अंदर हीन भावना पैदा होती है और हम कैसे जो है भागीदारी करेंगे जो है, तो हमें भागीदारी दी जाए। आरक्षण का आज जो विरोध कर रहे हैं, कल उन्होंने स्वतः अंग्रेजों से जो है आरक्षण मांगा था। इसी बार यही डिबेट पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब ने भी किया था कि इसका जो आधार है, हम ये तो आप पहले ही मांग चुके। अंग्रेजों से आपने कहा था कि अगर प्रतिनिधित्व हमारा प्रशासन में नहीं होगा तो हीन भावना होगी। अब आज जब देश स्वतंत्र हो रहा है, हो चुका है, तो इस समय जो भागीदारी है वो भागीदारी लोगों को मिलना चाहिए। और उन्होंने इसीलिए आर्टिकल 340 की व्यवस्था केवल इसलिए की थी कि पिछड़े वर्गों की पहचान की जाए। वो तो उसी समय जो है आरक्षण की बात चल रही थी, परंतु उस समय ये हुआ कि पिछड़े वर्गों, बल्कि उसमें जो पिछड़े वर्ग के ही कुछ नेतृत्व थे, पता नहीं किस प्रभाव में आकर के उन्होंने ही जो है इस चीज को मना किया था। तब इसको जो है डाला गया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रतिरोध इसमें पैदा हुआ था। आप सभी जानते हैं कि पूना पैक्ट जब हुआ था वो भी एक प्रतिनिधित्व की बात थी और हमारे देश के जो जाने माने जिनको हम जो है अपना राष्ट्रीय लीडर कहते हैं, नेता थे जो है, उन्होंने इसका जमकर के विरोध किया। विरोध ही नहीं किया बल्कि अनशन में बैठ गए वो जो है, और इस तरीके से इस व्यवस्था को वो नहीं चाहते थे, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते थे। इस संबंध में अरुण शौरी जी ने जो है एक किताब जो लिखी थी कि आरक्षण का दंश,
इसके पहले पृष्ठ में ही हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसका इतना जबरदस्त विरोध उस समय किया था जो है, और ये कहा था कि ये पिछड़ों को सहायता देने का ये रास्ता ठीक नहीं है, मतलब ये आरक्षण का उस समय, और यही कारण है कि किसी दबाव में उन्होंने जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना तो दिया उन्होंने 1953 में, और 1955 में इसकी रिपोर्ट भी आ गई, परंतु इसको लागू नहीं करना था। ये निश्चित था कि इसको लागू नहीं करना था। तो इसमें स्वयं जो अध्यक्ष महोदय थे काका कालेलकर जी, उन्होंने जो है अपना जो अलग से संस्तुति दी थी, जो अलग से लेटर लिखा था, उसी में लिख दिया था कि जातिगत आधार पर आरक्षण जो है नहीं मिलना चाहिए, जबकि हम जो अति पिछड़े वर्ग के जो है इसमें माननीय शिवदयाल चौरसिया जी थे, उन्होंने जो है करीब 60 पन्नों की जो है अपनी एक रिपोर्ट इसमें दी थी, और बड़े मजबूती के साथ जो है उन्होंने सिद्ध किया था कि इसमें जो है इसकी जरूरत है, सामाजिक आधार पर इस आरक्षण को होना चाहिए। सभी लोग यहाँ उसी समय जो है उस समय के जो प्रधानमंत्री थी वो इसको जो है इस रास्ते को आर्थिक आधार पर पहले से ही जो है जानबूझ करके जो है ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें जो सदियों से वंचित जातियां हैं, जो वर्ग है, हम जाति क्या कहें, वर्ग है, वो आज भी पीड़ित है और कल भी पीड़ित था। उसकी पीड़ा को जो है ये कम नहीं होना देना चाहते थे, और इसीलिए शुरू से जब से इसकी बात चली जो है, लोगों ने इसकी मांग उठाई, तभी से जो है इस पर विरोध जो है बाबा साहब ने इसको आर्टिकल 340 डाल चुके थे वो जो है, और संविधान में वो पारित हो चुका था। इस मांग को लेकर के जो है बात को आगे बढ़ी, और संविधान में व्यवस्थाएं भी की गई थी, क्योंकि जो आर्टिकल 14 है समानता की बात करता है, और समानता की बात करने के लिए जरूरी है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान हो। पहचान होने के लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16(4) में जो है सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई, परंतु इसको किसी न किसी तरीके से जो है तोड़ा मरोड़ा जाता रहा है। मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। जब पिछड़ा वर्ग कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उस समय जो ओबीसी था उसकी पिछड़े वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग था उसकी 24.4% नौकरियों में उसकी भागीदारी थी, और आबादी उसकी 52% थी। परंतु यहाँ दुखद बात यह है कि अगर इसको हम 2016 और 17 में उसी आंकड़े को हम देखते हैं, तो ये घट करके जो है 22.6% रह गई है। यानी सी क्लास का आरक्षण बजाय 27 होने के जो है वो 22 रह गया है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है, ये बात नहीं है, इसको होना चाहिए था 27%, और हमारे कुछ लोग जनरल में भी, सामान्य में भी आना चाहिए, क्योंकि सामान्य का मतलब सवर्ण नहीं है। सामान्य का मतलब है जो अपनी मेरिट में, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, अगर वो जो है अपनी मेरिट में है तो उसको वहां पर आना चाहिए। तो वास्तविकता यह है कि इसको 27 से ऊपर देखना चाहिए था। पर दुखद बात यह है, ये डीओपीटी के आंकड़े, ये सरकारी आंकड़े या किसी जो है गैर एजेंसी के आंकड़े नहीं है। वो कह रहे हैं कि 22.6% जो है सी क्लास, और जो ज्यादा नौकरियां हैं, क्योंकि ए क्लास और बी क्लास की नौकरियां तो बहुत कम है, पर और उनमें भी जो प्रतिशत है वो 27 की बजाय अभी 13 और 14 के बीच में जो है झूल रहा है, जो ए क्लास और बी क्लास का है। यानी अभी हम 50% आधे यात्रा नहीं कर पाए 27 की। इसमें 52 तो हमारा बहुत दूर है, यानी 13 चौको 52, लगभग चौथाई हमारा प्रतिनिधित्व जो है, जहां से डिसीजन मेकिंग होता है, जहां से निर्णय होता है स्ट्रांगली जो है, वहां पर हमारे जो है नहीं है। हाँ, हमें जो स्वीपर के रूप में और ये सब जो पोस्ट हैं यहाँ पर जरूर प्रतिनिधित्व, परंतु वो भी पूरा नहीं है। तो जो सी क्लास है, ये एक बड़ी दुखद बात है कि सी क्लास का प्रतिनिधित्व आखिर कम
कैसे हो रहा है बजाय बढ़ने के 52% बढ़ने। तो इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, और कुछ कारण तो ऐसे हैं जो अभी तदर्थ रूप से जो है लागू किए हैं। हमने आरटीआई से जो है, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन आयोग से, बहुत सारे जहां जहां से जो है वैकेंसी निकलती है वहां से पूछा कि भाई क्या बात है, उच्च शिक्षा आयोग में हमारे जो प्रोफेसर सिलेक्ट हुए उनकी मेरिट ज्यादा है, सामान्य की मेरिट जो है कम है, एससी की मेरिट ज्यादा है। लोक सेवा आयोग की यही स्थिति है, जहां से हमारे जो है क्रीम निकलते हैं, जहां हमारे लोगों को वास्तव में एसडीएम है, जो हमारे पीसीएस के जो और पद, पुलिस के जो और पद है, उन पदों में हमारे लोग जो है पहुंचने ही नहीं दिए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। और उसके कारण है, उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम 1 और 8 के अनुपात में कैंडिडेट को बुलाते हैं। तो उन्होंने 1 और 8 के अनुपात में, मान लीजिए 100 पोस्ट थी, तो 100 पोस्ट में 27% जो है के हिसाब से 27 पद ओबीसी के होना चाहिए। और 27 गुणे 8 यानी कि 27 गुणे 8 अगर हम करते हैं तो 8 7 56, 8 2 16, और हाँ, ये करीब 216 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे, 216 कैंडिडेट को बुलाएंगे। और इसमें क्या करेंगे कि जो ऊपर की मेरिट है, ऐसे हमारे अभ्यर्थी जो 50 अभ्यर्थी और थे जो आ सकते थे, जो सामान्य की मेरिट में जाएंगे, उनको भी ये 216 में सम्मिलित कर देंगे। और उससे क्या होगा, जो हमारे नीचे के अभ्यर्थी हैं वो मेरिट में नहीं आ पाएंगे। और फिर इस तरीके का ये जो 1 और 8 का अनुपात पहले ये निर्धारित कर दे रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमको इन्होंने बांध दिया कि 27% से ज्यादा ओबीसी नहीं जा पाएगा, 22% से ज्यादा एससी और एसटी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे अब जो सामान्य आरक्षण था वो सवर्ण आरक्षण बन जाता है 51%। यहाँ पर बड़े दुख के साथ जो है कहना पड़ता है कि जो सामान्य आरक्षण था, जिसमें ओबीसी को भी लिए ओन मेरिट कंसेप्ट में जाना चाहिए था, एससी को भी ओन मेरिट कंसेप्ट में जाना चाहिए था, उसको इन्होंने सवर्ण आरक्षण में बदल दिया, यानी सामान्य आरक्षण को सवर्ण आरक्षण में बदल दिया। और हम जो एससी और ओबीसी है उसको बिल्कुल एक घेर करके 49.5% से ऊपर जो है बढ़ने नहीं देते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे जो है अभी जैसे इस साल मेडिकल में एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, आरक्षण के नियम ज्यों के त्यों हैं, परंतु उन नियमों में जहां इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान बहुत अच्छा हो, परंतु अगर उसके क्रियान्वयन करने वाले अच्छे नहीं है तो वो संविधान बहुत ही खराब जो सिद्ध हो सकता है। आज स्थिति यह है कि उसका जो क्रियान्वयन करने के जो लोग हैं उनकी मंशा खराब है, जो डिसीजन मेकर बैठे हुए जानबूझ करके जो है ऐसे काम कर रहे हैं कि उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा और उसका नुकसान जो ओबीसी और एससी हो रहा है। मैं उदाहरण आपको दे रहा था कि जो एमबीबीएस का इस साल जो है भारत सरकार ने जो किया, पहले क्या होता था, एमबीबीएस के बच्चे जो सिलेक्ट होते थे पहले जनरल की काउंसलिंग होती थी और फिर इसके बाद ओबीसी एससी की काउंसलिंग होती थी। इस साल उन्होंने रूल्स में कुछ नहीं किया, केवल क्रम सीक्वेंस बदल दिया। सीक्वेंस बदलने से क्या हुआ कि पहले ओबीसी की काउंसलिंग की, और ओबीसी की काउंसलिंग की तो अच्छे जो बच्चे हैं निश्चित है, मान लीजिए केजीएमसी लखनऊ है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, तो जो भी बच्चा है वो सोचेगा कि पहले मुझे केजीएमसी में लेना है, तो जो ऊपर के मेरिट के बच्चे हैं वो बैकवर्ड की वो सामान्य में जा सकते थे, पर सामान्य में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरिट तो ओपन नहीं है, खुला नहीं है। वो तो बाद में पता लगेगा कि मुझे कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, जो है क्या होगा जो है। तो वो जाकर के जो है ओबीसी कोटे में ही एडमिशन उन्होंने ले लिया और 27% के अंदर ही सिमट करके रह गए। जो बच्चे हमारे 6-7% जो है मेडिकल में ऊपर चले जाते थे, इस साल वो 27% पर सिमट गए। एससी भी जो है 22%, एससी एसटी 22% पर सिमट गया। तो ये बैकडोर से बहुत सारे दरवाजे ऐसे निकाल के रखे हैं इन्होंने, जो है ऐसे कांटे बिछा के रखे हैं कि उससे कहते हैं लेखा जोखा जोका क्यों और सबके सब डूबे क्यों।
यानी जो लेखा नियम कुछ नहीं, आरक्षण का नियम नहीं बदला, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन के जो बातें हैं, जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन के तरीके बदल दिए, केवल उन्होंने सीक्वेंस बदल दिया। इसी तरीके से ओबीसी में 1 और 8 के अनुपात में जो है स्क्रीनिंग में बदल करके जो उनको वहीं पर रोक देते हैं। तो ये सब तमाम जबकि आप 1 और 8 के अनुपात में पूरे जो है कट ऑफ मेरिट निकाल लीजिए और पूरे बच्चों को जो है सबको बुलाइए, फिर सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें जो है जितना ओबीसी का है उसको परसेंटेज दे दीजिए, जो ऑन मेरिट में अपना ऊपर ओबीसी का जाएगा, एससी का उसको जाने दीजिए, तो जनरल मेरिट रखिए। परंतु नहीं, जनरल को सवर्ण मेरिट जो है सवर्ण में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे जो है गैर कानूनी तरीके निकालते हैं। जब हमारे लोग न्यायपालिका में जाते हैं तो उसमें जो है मामलों को लटका दिया जाता है, और परिणाम ये होता है कि अगर एजुकेशनल मामले हैं तो उसमें जो है एडमिशन हो चुका होता है या एडमिशन हो जाता है, कब तक उसमें इंतजार करेगा बच्चा जो है, और हमारे बच्चे जो है मेडिकल के रह जा रहे हैं। क्रीमी लेयर की तरीके से भी जो है लोगों को निकाल रहे हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आगे अगर कोई प्रश्न है तो बात कर ली जाए। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जो है आरक्षण के जो नियम है वही हैं, लेकिन उनको क्रियान्वयन करने का जो तरीका है वो इन्होंने जो है बदल दिया, और वो ऐसे जो है इस तरह से जो है करने की योजना बना रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो है हमारे साथ बातचीत में है आज डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी, और ये इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जो है आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और ओबीसी को अब तक ये पति क्यों नहीं मिला। आपने बहुत सारे सरकार या सरकार में बैठे हुए ऐसे लोग जो जिनके हाथ में व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा है, और उन्होंने जो है उसको ठीक तरह से लागू नहीं किया। आपने बाबा साहब के संविधान के उस वक्तव्य का भी उदाहरण दिया, कहा कि संविधान कितना ही अच्छा हो और जब तक उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। सवाल इसी बात का है। तो यहाँ सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो स्वतंत्र भारत के जो शासक हुए हैं, वो ज्यादातर शासक जो है वो उस वर्ग से हुए हैं, उन्होंने उनको पिछड़े लोगों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के बजाय बल्कि उल्टा काटने का काम किया। तो मैं आपसे यही सवाल करता हूं सर, आखिर जो है इन्होंने कौन कौन सी रणनीति अपनाई इस काटने के लिए? जी सर। देखिए, एक तो जिसको हम मंडल कमीशन कहते हैं, हालांकि उन्होंने हमारे लिए जो है 52% आबादी निकाल करके जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसमें बहुत सारी अच्छी रिकमेंडेशन दी। मैं उनका जो है सदैव आभार व्यक्त करता हूं, और वो अच्छी बात है। परंतु इसमें बहुत बड़ा जो एक और समस्या है, वो समस्या ये है कि आबादी के हिसाब से हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 40.5% इसमें जो अति पिछड़ा समाज है उसकी आबादी है, और उसका नौकरियों में जो प्रतिशत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश में विशेषकर उनका जो है, जो उनकी 40% आबादी है, और कुल नौकरियों में वैसे अलग अलग सभी जातियों को मिला के देखें तो किसी ऐसी भी जातियां हैं जिनका उत्तर प्रदेश में नौकरियों में 40%, पिछड़ों में मैं बात कर रहा हूं कि उनका प्रतिनिधित्व, परंतु ये जो 40.5% आबादी है इसका जो प्रतिनिधित्व है वो केवल 13% प्रतिनिधित्व जो है कुल मिलाकर के 4th क्लास की नौकरियों को सब मिलाकर के जो है पहुंच रहा है। और ये बड़ी पिछड़ों के बीच में मैं बात कर रहा हूं, मैं तो उस तरीके से तो 6.5% ही पहुंच रहा है अगर जनरल में टोटल देखा जाए। तो ये स्थिति बड़ी खराब है, और इसमें कहीं ना कहीं जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था, एक तो बहुत जल्दीबाजी में लागू किया गया, दूसरी चीज मंडल कमीशन के अंदर भी जो है बहुत बड़ी डिबेट थी, और इसमें बीपी मंडल जी की जहां एक तरफ तारीफ की जानी चाहिए, ठीक है, परंतु वहीं उन्होंने जो है जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके लिए बहुत बड़ा गड्ढा भी उन्होंने जो है खोदा था जो है। और वो गड्ढा ये खोदा था जब LR नायक ने ये कहा कि जो 52% आबादी है इसको भी उप विभाजित कर दिया जाए, और उस विभाजन के अनुसार जो है सबको अलग अलग बांट दिया जाए, क्योंकि कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, बल्कि वो अनुसूचित जाति के जो है बराबर हैं। और उन्होंने इसका एक नाम भी दिया था जो है कि दलित ओबीसी,
डिप्रेस्ड ओबीसी नाम दिया था, और ये कहा था कि इनको अलग कर दिया जाए, इनका आरक्षण अलग कर दिया जाए, क्योंकि अगर इनका आरक्षण अलग नहीं करेंगे तो जो दबंग जातियां हैं वो इनका आरक्षण भी खा जाएंगे। और परिणाम यही हो रहा है कि जो तथाकथित कुछ जातियां हैं वो मोस्ट बैकवर्ड का के आरक्षण को जो है समाप्त कर रही। तो इसके लिए मंडल साहब ने ये कहा था कि देखिए, समता कभी आ नहीं सकती। ये बहुत इतने बड़े विद्वान को ये बात जो है, ये जो उन्होंने रिपोर्ट है, रिपोर्ट के पृष्ठ 57 पे जो है ये लिखा। समता की जब बात की तो उन्होंने कहा ये नैसर्गिक नहीं है, असमानता बनी रहेगी, इसलिए जो है ये 52% को एक साथ एक ही ग्रुप में रखा जाए। इसका एल.आर. नायक ने बहुत उस समय विरोध किया था, और पूरा जो है उन्होंने अलग से अपनी रिपोर्ट जो है दी थी, जो मेरे पास है, ये 2 पेज की पूरी रिपोर्ट है उनकी जो है। और उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली जो है रिकमेंड किया था कि जो मोस्ट बैकवर्ड है उसको अलग करके जो है उसका आरक्षण जो अलग कर दीजिए, अन्यथा उसका आरक्षण जैसे पिछड़ों का आरक्षण दूसरे लोग जो है ले रहे हैं, ऐसे ही अति पिछड़ों का आरक्षण जो है कुछ दूसरे जात जो दमंग किस्म के लोग हैं, जिन जो जमींदार जातियां जिनको हम कहते हैं, वो है। मैं यहाँ पर कश्यप साहब एक चीज आपको बताना चाहूंगा। एक बड़ा दुख है, विशेषकर जो दस्तकार जातियां हैं उनका दुख है। उनका दुख ये है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1950 में जमींदारी अधिनियम जब लागू हुआ तो जो लोग खेती करते थे, क्योंकि जमींदार लगान देते थे, वो ये हो गया कि जो लगान दे रहे हैं उनके नाम ही जो है खेती जमीन जो है चली जाएगी। तो चूंकि जो लगान दे रहे थे वो खेतिहर जातियां थी, उसमें जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं जैसे कहार है, नाई है, और जो आर्टिजन्स थे जैसे कुम्हार है, तेली है, लोहार है, बढ़ई है, ये लोग क्यों खेती नहीं करते थे पहले से ही, जो है थोड़े बहुत स्थिति को छोड़ करके जो है 8-10% लोग मुश्किल से खेती करते थे, और आज भी यही स्थिति है। तो इनके पास जमीन नहीं आई, और ये जमीन जो है दूसरे लोगों के पास चली गई। और 1960 में जब सीलिंग एक्ट आया, तो चूंकि लोगों को पहले से पता लग गया था कि सीलिंग एक्ट आने वाला है, तो जो जमींदारों के पास सरप्लस जमीन थी उस जमीन को भी उन्होंने औने पौने दामों में बेचना शुरू किया। और खरीदेगा कौन? जो सर्विस सेक्टर की जातियां थी उनके पास तो इतना धन नहीं था कि वो जमीन खरीद सकें, और ना ही जो है आर्टिजन्स दस्तकार जमीनों को खरीद पाए। तो वो जमीनें सारी जो है, जो ये 4-5 जातियां थी, उन्होंने ही वो जमीनें जो है परचेज की, और लिहाजा वो लैंडलॉर्ड हो गए। और आज जो स्थिति है देश में कि लैंडलॉर्ड और भूमिहीन का जो एक रिश्ता है वो आज भी जो है व्याप्त है। और इस आरक्षण को इसीलिए कहा था एल.आर. नायक ने कि भाई इसको जो है 2 भागों में बांट दीजिए। तो केवल बात ओबीसी की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसको दलित बैकवर्ड हम कह रहे हैं, एल.आर. नायक साहब ने भी इसको इसी तरीके से जो है परिभाषित किया था। तो उसके आरक्षण पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा भाग है हमारी आबादी का। 40% उत्तर प्रदेश में, करीब देश में भी ऐसी ही स्थिति है, बल्कि उसमें हिंदू आबादी जो है 33% है, और बाकी जो है उसमें मुस्लिम जो पसमानदा समाज है, तो उसको मिलाकर के ये बहुत बड़ा सेक्टर है, और ये बहुत बड़ी मार से जो है जूझ रहा है। और इनके साथ एक समस्या और है जिसको समझना है, क्योंकि ये जो आर्टिजन थे और सर्विस सेक्टर के लोग थे, आज आर्टिजन्स का काम मार्केट फोर्स की वजह से जो है लोहार का काम बंद है, कुम्हार का चाक बंद है, मिट्टी का काम नहीं हो सकता। नाई के लिए जो आजकल ब्लेड आ गई, जो है रेजर आ गया, उससे नाई का धंधा जो है चौपट हो गया। इसी तरीके से जो कश्यप हैं, उनका जो काम है वो काम भी जो है जो करते थे, अब वो काम कोई भी जो है नहीं करता। और उनकी स्थिति ये है कि इन सब लोगों को घरों में बर्तन मलने पड़ रहे हैं, और मजदूरी का काम, उनको ठीक से मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अगर इसका भी आंकड़ा निकाला जाए, देखा जाए, तो इनकी जो आमदनी है
वो एक मजदूर से भी जो है गई गुजरी स्थिति में है। सामाजिक स्थिति भी इनकी बहुत जो है खराब है। इसलिए जो जमींदार जातियां हैं, अगर उनको एक साथ रखना है, रहना है, तो इनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए। यह अगर आप जो है दूसरे से प्रतिनिधित्व की हम बात कर रहे हैं, तो आपस में भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और मैं जी एक चीज बता दूं कि जहां जहां ये, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी ने जो है बिहार में किया था, तो वहां ऐसा मोस्ट बैकवर्ड और बैकवर्ड में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। जिन जिन जी जी प्रदेशों में ये व्यवस्था है, ये एक बहाना लोग बता देते हैं कि बैकवर्ड के अंदर जो है कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है कि जिन लोगों के पास ज्यादा चीजें आ गई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो छीन रहे हैं, इनको भी जागरूक करें, वो इनको भी मजबूत करें, करना चाहिए उनको। अपने सामाजिक दायरे के अंतर्गत इन जातियों को लेना चाहिए और जी साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, तभी ये जो संघर्ष है अभी आरक्षण का, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। और अभी 27%, देखिए जब उनको वो कहते हैं कि इंदिरा साहनी केस में 50% किया था, परंतु 10% जो है रातों रात आरक्षण चला गया जो है। तो भाई ये 50 का 52 क्यों नहीं, 52%, 27 का 52 क्यों नहीं कर दे रहे हैं? लड़ाई ही खत्म हो जाए, देश में, देश मजबूत होगा, इससे देश कमजोर नहीं होगा। इस आरक्षण से कभी देश कमजोर नहीं होगा। सबकी भागीदारी होगी तो सबको लगेगा कि मेरा भी जो है अस्तित्व है और मैं भी जो है, भागीदारी तभी पूर्ण होना जी चाहिए। जी। आज का विषय यही है कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी कैसे हो, और बिल्कुल जो है होना चाहिए। शासन में, प्रशासन में, धन धरती रोजी रोजगार में जो हिस्सेदारी का मामला है, उसी पर आज हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। इस जी, बात को आप जारी रखिए सर। जी प्लीज सर। अब इसके लिए ये है कश्यप साहब की, एक तो आबादी का जनगणना में जो है, जो जातिगत आबादी है, इसको सम्मिलित करना, इसको करना चाहिए। परंतु ये 1931 के बाद जो है, जब 41 में होना थी जनगणना, तो उस समय चूंकि बर्ड वार शुरू हो गया और ये हुआ कि भाई जनगणना जो है नहीं होगी जो है, तो उसमें टल गया। फिर इसके बाद स्वतंत्रता जब देश को मिल गई, तो इसका जो कमांड थी वो ऐसे हाथों में थी जो पहले से हजारों साल से इस देश में जो है सत्ताधारी वर्ग था, जो है ये पहले से था, उनके हाथ में ये आ गया। और वो नहीं चाहते थे कि इसको सामाजिक आधार पर जो है आरक्षण को दिया जाए। तो बहुत सारी पैंतरेबाजी, यानी जनगणना जो है, जो अंग्रेजों ने जिसको व्यवस्था की थी 1857 में, जब पहला उनके साथ युद्ध हुआ था, तो उन्होंने तुरंत उसके बाद जो है 1861 से ये जनगणना जो है जातिगत आबादी की शुरू की थी, वो चलती रही 1931 तक। फिर इसके बाद बहाने बना करके 41 में नहीं हो पाई, चलिए वर्ल्ड बैंक की बात, वर्ल्ड वार की बात थी, 51 में उसमें बहाना बना दिया। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, फिर तो जो है बहुत बड़ा डिबेट हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों ने आरक्षण को, अरुण शौरी जैसे लोग इसको जो है आरक्षण का दंश ही जो है कह करके जो है पुकारने लगे। और इसके अंदर इतने तरीके से जो है, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने इसको जो है बड़ा ये तक लिख दिया कि पदोन्नत के लिए भी आरक्षण का आधार बना लिया जाता। तो ये एक मूर्खतापूर्ण कहते हैं और घातक है। यहाँ तक कह दिया कि अगर ये आरक्षण जो है मूर्खतापूर्ण और घातक है, यहाँ तक जो है, परंतु वो बात सामने नहीं आई बहुत दिनों तक जो है। अब वो सब चीजें जो है सामने आ रही कि हमारा जो नेतृत्व था उसकी सोच क्या थी। वो सोच आज भी नहीं बदली है कश्यप जी, वो सोच जो है बदली नहीं है। वो बात जी अलग है कि लोग जो है साथ में उठ के बैठ के खा लेते हैं, परंतु जो इसकी शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा पैनी धार जो है हो चुकी है सोच की। और उसमें बहुत सारे रास्ते जो है इसके काट के जो है, चूंकि पहले पढ़े लिखे लोग कम थे तो बड़े सीधी भाषा में लिख दिया जाता था, आज सीधी भाषा में नहीं लिखा जाता। आज जी बहुत सारी चीजों को जो है काट दिया जाता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूंगा, जी सर। जी क्रीमी लेयर का जो है, जो प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मे क्रीमी लेयर में आज भी यही रूल है कि खेती की आमदनी
और जी जो सर्विस की आमदनी ये नहीं जुड़े। जी परंतु वहां पर नीचे लिखा हुआ है उसमें कि ग्रॉस इनकम, और जो कैंडिडेट है वो जैसे ही ग्रॉस इनकम जो है भरेगा तो खेती की आमदनी भी जोड़ देता है और अपने जी पिताजी की जो है जो सर्विस है उसकी आमदनी जोड़ देता है। जबकि उसमें जो क्राइटेरिया है वो पद का है कि आप व्यक्ति किस पद में है, इनकम का नहीं है उसको। अगर कोई सी क्लास में एक चपरास क्लर्क है और उस क्लर्क को जो है आज मान लीजिए 80,000 रुपए मिलते हैं, तो जी 80,000 रुपए प्रति माह महीने के हिसाब से 12 96 वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। जी परंतु सर। क्योंकि वो सी क्लास का है इसलिए वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। परंतु उस जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मे को घुमा करके उसमें लिखा उन्होंने ग्रास इनकम। अब ग्रास इनकम जब आप लिखोगे तो वो बच्चा जो है या कैंडिडेट, मैंने यहाँ पर कई एसडीएम से बात की, तहसीलदारों से बात की कि भाई ये शासनादेश है, बोले साहब हमको तो पता नहीं है कि ये सम्मिलित है। तो मैं जो हमारा ओबीसी कमीशन है मैं वहां पर गया और मैंने कहा कि भाई आप जो है एसडीएम को, तहसीलदार को, पूरे देश के डीएम को ट्रेनिंग जी दीजिए कि जी उसमें जो सेवा जो सर्विस की जो आमदनी है, तनख्वाह है, वो ना जोड़ी जाए। और क्योंकि 1993 का रूल है ये, मैं हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी रूल है कि उसमें सर्विस की आमदनी और खेती की आमदनी जोड़ी नहीं जाएगी। जी जी परंतु सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार सब जो है और सारे डीएम है, ये उसकी आमदनी, क्योंकि उस प्रोफार्मे को इस तरीके से बना दिया बरगलाने के लिए जो है, तो कितने लोग उस वहां पर जाएंगे। तो इसकी ना तो ट्रेनिंग हो रही है, जबकि 1 साल पहले हम लोगों ने कहा था कि जी इसको जी कर सर। दीजिए। आवाज उठा रहा है हमारा कोई नेता, इसमें आवाज नहीं उठा रहा। खास बात यह है कि जी जो सर, मैं ओबीसी एक के नेता है हमारे, जो जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो हमारी आवाज नहीं उठाते। ऐसा जी लगता सर है जैसे बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। जी सर, यहाँ जी एक कंफ्यूजन जो है दूर करना है आपको, हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं। जी जो क्रिमिनल का जो निर्धारण है वो पद के आधार पर है। जैसे जी ए ग्रेड का पद, बी ग्रेड का पद, सी ग्रेड का पद और डी ग्रेड का पद ही होते हैं। तो ए और जी बी ग्रेड में आने वाले लोग जो है वो क्रिमिनल के दायरे में आते हैं, मगर जी, सी ग्रेड के लोग क्रिमिनल के दायरे में नहीं आते। बिल्कुल ये नहीं है। बात 1993 का जो मेमोरेंडम है जो लगा, तो उसमें भी लिखा हुआ है, आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो जी ज्यादातर जो तहसीलदार है, आपका ये कहना है कि ज्यादातर जो तहसीलदार है, जो सी ग्रेड के व्यक्ति की जो नौकरी है, सैलरी है, इनकम है 1 साल भर की, और प्लस उसकी कृषि की आय को जोड़ करके सर्टिफिकेट बना के उसे क्रिमिलेयर में धकेलने का काम करता है। ये बदमाशी जो है हर ये बहुत, डीएम, एसडीएम और तहसीलदार स्तर तक चल रही है। इसको कैसे निराकरण किया जाएगा सर? जी देखिए, हाँ, एक तो हमारे लोग जो है पढ़ते नहीं है रूल्स को। जी पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ते। अभी पिछले जी दिनों हमारे सचिवालय के एक अधिकारी का फोन आया कि डॉक्टर साहब ये बताइए, वो एक कोई रूल है 1993 का जिसमें ये लिखा हुआ है कि सर्विस की आमदनी और खेती की आमदनी जो है क्रीमी लेयर में नहीं जोड़ेगी। मैंने कहा हाँ रूल है। तो मैंने उनको निकाल के दिया तुरंत, जो है व्हाट्सएप में जो भेजा। तो हमारे, ये बताइए, मैंने कई अपने ही जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उनसे पूछा, बोले साहब ये रूल्स तो हमको नहीं जानकारी है। तो एक तो मैंने इसीलिए कहा था सरकार से, ओबीसी कमीशन से, कि भाई आप कम से कम सरकारी अधिकारियों को तो ट्रेनिंग दे दीजिए। और हमारे लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, 1993 का यह रूल्स है। मैं फिर फोन नंबर बाद में दे देंगे, हम लोग व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, अगर किसी को वो चाहिए शासनादेश तो वो भी मिल जाएगा बहुत आसानी से। वो डीओपीटी का ही शासनादेश है, 1360 करके है जो है, वो आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, जैसा आप बता रहे थे कि अगर कोई 40 साल से पहले क्लास 1 में आ जाता है तो क्रीमी लेयर में उसके बच्चे आए, और अगर पति पत्नी दोनों जो है आ जाते हैं तो क्रीमी लेयर में। अगर कोई मिलिट्री में कैप्टन के पद पर आ जाता है, तो जी अगर कोई संवैधानिक पद पर है, जैसे जी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये सारे जो संवैधानिक पदों पर जो है, मान लिए स्पीकर्स हैं, कोई मिनिस्टर है, ये संवैधानिक पदों पर अगर कोई आ गया है तो वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। परंतु जी उसके बाद उन्होंने जो है ये कहा कि
क्लास 1 और क्लास 2 के विशेष उसमें एक उम्र का सीमा है। अगर मान लो सी क्लास का व्यक्ति जो है 45 साल में जो है क्लास 2 उसको मिल जाता है, तब भी वो जो है क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। परंतु जी जी होता क्या है कि वहां ग्रास इनकम लिखी हुई है प्रोफार्मे में जो है, इसलिए हमारे लोगों को चाहिए कि वो शासनादेश लगा करके, बल्कि स्कूलों में इसमें पढ़ाना भी चाहिए बच्चों को जो है, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि स्कूलों के बाहर जो हमारे ओबीसी के बच्चे हैं उनको 1 घंटे या कुछ जो है इस आरक्षण पर हमारे अध्यापकों को चाहिए, जो मेरे अध्यापक लोग सुन रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल लोग सुन रहे हैं, तो अपनी पीढ़ी के लिए उनको ऐसी ट्रेनिंग जो है देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मैं भी एक कॉलेज में टीचर था, तो ऐसी बातें हम जी लोग बच्चों को सबको बताते थे समान रूप से, कोई गलत बात नहीं है, उनको बता देना चाहिए क्योंकि जी जानकारी नहीं है लोग। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है जानकारी के अभाव में ओबीसी, एक तो है तो सरकार नहीं देना चाहती, एक जी दूसरे ओबीसी के लोग जानकारी के अभाव में अपना जो हक मिला हुआ उसे लेना नहीं चाहते। तो ये एआईबीसीए टीवी चैनल जो है वो ओबीसी को, इस दबे कुचले वंचित समाज को उनका हक दिलाने के लिए, उनको उस स्तर से जागरूक करने के लिए हम लोगों ने तैयार किया। आज आप उस पर आए हुए हैं, मैं आपका पूरे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक जाते जाते एक सवाल जो है ये है, क्योंकि अभी हमारे पास समय का भी अभाव हो गया, क्योंकि एक जो समय निर्धारित है उसमें हम अपनी बात भी पूरी करनी है। एक सवाल ये खड़ा होता है हमारे यहाँ कि जो एक तो जैसे भारतीय जो समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था में जो है ये जो 52% आबादी है ओबीसी की, और 15% शेड्यूल कास्ट की, और 7.5% शेड्यूल ट्राइब की, 10% एनटी डीएनटी बीजेएनटी, ये कुल मिलाकर के जो है जो पूरे देश की आबादी है, उसमें से शेड्यूल कास्ट को तो संविधान लागू होने से ही उनका हक अधिकार मिल रहा है, शेड्यूल ट्राइब को भी उसी समय से उनका हक अधिकार मिल रहा है, ओबीसी को जी वो अधिकार जो है आज तक नहीं मिला, ना ही देने की इनकी मंशा लग रही है। तो बिल्कुल आरक्षण को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे जो है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कभी क्रिमिलियर के नाम पर, कभी जो है कोर्ट के माध्यम से, कभी भर्तियों पर नहीं लिखने, कभी नॉन फाइन सुटेबल करके, कभी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, बहुत सारे तमाम हथकंडे लगा रहे हैं। तो यहाँ सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो स्वतंत्र भारत हुआ और संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद जो जो शासन सत्ता इस देश के जो है उच्च वर्ग के हाथ में आई, यानी जिन शासकों के हाथ में आई, और मंडल कमीशन भी उन्हीं के हाथ से लागू हुआ, तो मंडल कमीशन लागू होते ही सार उनकी जो दया भाव था वो एक तरह से दुश्मनी में बदल गया। आज जो है वो मंडल कमीशन के लाभार्थियों को एक दुश्मन की हैसियत से देखते हैं। हर एससी एसटी ओबीसी के लोगों के प्रति एक द्वेष की भावना उनके मन में उपजी हुई है। सवर्णों का प्रत्येक व्यक्ति जो सुबह उठता है इसी चर्चा से शुरू होता है कि हमारा हक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग खत्म किए जा रहे हैं। उनका शाम तक ये एजेंडा चलता है, अपने काम करते रहते हैं। तो क्योंकि ये जी संविधान है, इसका मतलब संविधान बने मत, तो ये अचीवमेंट कैसे होगा? ये एससी एसटी ओबीसी तो ले रहे, एससी एसटी तो ले रहे, ओबीसी नहीं ले पा रहा है, तो ओबीसी को अपना हक अधिकार लेने के लिए किस स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा सर? जी बिल्कुल सर। आप सही कह रहे हैं। जी इसके लिए सबसे पहले तो ओबीसी को जागरूक होना पड़ेगा। जी अभी भी हमको लगता है कि जागरूक है, परंतु ऐसा जी नहीं है, ओबीसी बिल्कुल जागरूक नहीं है। और जी इसमें से वो ओबीसी जागरूक नहीं जो भूमिहीन, मैं आपको जी बहुत स्पष्ट बता दूं, जो जी और ओबीसी भूमिहीन कौन है ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। जी जो जी भूमिहीन जी है, जो मजदूर तबका है, वो दिन भर अपनी जो है सब, क्योंकि आदमी की सबसे पहली जो जरूरत है वो दहेज जरूरत है, रोटी की जरूरत है। वो जी बेचारा जी आज भी रोटी के चक्कर में जो है दिन भर लगा रहता है, बीवी बच्चों के साथ जो है वो समझ ही नहीं पाता। और उसके बच्चे जब जी शिक्षा लेते हैं तो जी आज भी काफी वो दो तरफा लड़ाई लड़ रहा है। एक्चुअली जो जी ओबीसी है वो देखिए, जो जिसको हम जनरल कह रहे हैं, वो तो एक तरफा लड़ाई है कि अपने जी स्टेटस को उसको बचा के रखना है, इसी में लगा हुआ है। परंतु जी हमारे यहाँ क्या है कि हमको अपने स्टेटस को ऊपर भी करना है, क्योंकि और हमारे स्टेटस को जो गिरा रहे हैं वहां भी संघर्ष है। तो हम जी दो संघर्षों में जो है जी रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो कठिन बात है वो ये है। अब यहाँ पर बाबा साहब ने भी जो अपेक्षा की थी वो ये की थी कि जो लोग पढ़ लिख गए हैं जी और उनका ये दायित्व बनता है कि वो जी और लोगों को जो है जागृत करें। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि जो जी लोग पढ़ लिख गए हैं, पढ़ जी लिख करके बहुत सारे लोग तो जो है ऐसी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग
रहे सर्विस में, शासन प्रशासन में जो है देखा कि वो अपने को अपने वर्ग की जो वर्गीय चेतना है उनके अंदर बिल्कुल नहीं, और वर्गीय चेतना ना होने की वजह से उसका खामियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था तो सबसे पहले गुजरात में कुछ ओबीसी के लड़कों ने ही उसका जो है विरोध शुरू किया था। ये अज्ञानता बस हुआ। तो आज भी अज्ञानता बहुत ज्यादा है, और उस अज्ञानता को दूर करने के लिए जो है आप जैसे लोग जो मीडिया में हैं उनका सहयोग की जरूरत है। छोटे छोटे पंपलेट्स, चलती फिरती जो है पुस्तिकाएं, लोगों को जो पढ़ लिख गए हैं, झोला छाप जो है पुस्तकालय एक टांग करके उसमें 2 पन्ने 4 पन्ने की पंपलेट जो है लोगों को देना जरूरी है। तो जो हमारे शिक्षित लोग हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं और जो नौकरी भी कर रहे हैं, उनको भी समय निकाल करके जो है देखना चाहिए। हालांकि बाबा साहब ने भी अनुभव कर लिया था कि ये वर्ग जो ऊपर आ जाता है वो अपनी बातों को भूल जाता है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए, इसको जगाते रहना चाहिए। आप जैसे लोग अगर प्रयास करते रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन लेके रहेंगे अधिकार, हक अधिकार। इसके लिए अब आंदोलन चलाने की जरूरत है। इसके लिए जैसे कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। अभी हमारे कुछ राज्य सरकारों ने शासन से और ओबीसी कमीशन ने भी जो है मांग की है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया है कि भाई ओबीसी की जनगणना जो है, आप पक्षियों की जनगणना कर रहे हो, जानवरों की जनगणना हो रही है, परंतु ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि पता लग जाएगा कि कितने % हैं, पता लग जाएगा कि इनको अभी तक जो है इनका हक अधिकार मिला है कि नहीं मिला है, और जब इनको पता लग जाएगा हक अधिकार तो ये मांगने लगेंगे। तो पता तो हमको वैसे भी है, ऐसा नहीं है कि पता तो हमको वैसे भी है, आंकड़े छन छन करके जो है आ रहे हैं, पता है, बस उस पते को जो है फैलाने की जरूरत है, विद्यार्थियों के बीच जाने की जरूरत है, युवा पीढ़ी के बीच जाने की जरूरत है। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। जो है जागरूकता एक बहुत बड़ा साधन होना चाहिए अपना हक अधिकार लेने के लिए। और जितने भी ओबीसी के साथी इसको देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी सर्विस में रहते हुए अपने सर्विस पीरियड से जो है ओबीसी के लोगों को जागृत करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आप अति पिछड़ा समाज महासभा के आप अध्यक्ष हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें। तो एक सवाल फिर यहाँ हमारे साथी ने ये पूछा है, आखिर जातिगत जनगणना होने में क्या परेशानी आ रही है? सरकार को क्या परेशानी है ऐसा होने में? कुछ ऐसा कोई अड़ंगा है? कौन लोग ऐसा है जो नहीं चाहते? जी सर। देखिए 2011 में क्योंकि हमारे कुछ सांसद पहुंच चुके थे और उनकी डिमांड के आधार पर 2011 में जातिगत जनगणना हुई। संयोग से उत्तर प्रदेश में मैं भी इस काम में जुड़ा था और हमारा काम था पूरे लोगों, सभी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। तो उसमें जातिगत जनगणना के बारे में जो है गया, परंतु वो आंकड़े सरकार के पास हैं और सरकार उन आंकड़ों को जो है पता नहीं क्यों नहीं सामने ला रही है। कुछ प्रदेशों में मेरी जानकारी में आया है कि जो है उन आंकड़ों को आरटीआई के थ्रू जो है मांगा है, और शायद मध्य प्रदेश में अभी पिछले संडे को ही जो है एक बात हो रही थी, क्योंकि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ उसमें कि उनको, तो एक वकील साहब ने हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, उन्होंने कहा कि वो आंकड़े जो है हमारे पास जो है कोर्ट के थ्रू आ गए हैं, तो पब्लिकली हैं, परंतु अभी चूंकि हम लोगों के सामने नहीं आए हैं, इसलिए हम बहुत ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकते। परंतु यह है कि आंकड़े हैं सरकार के पास, वो केवल देना नहीं चाहती, इसलिए कि लोगों को जानकारी हो जाएगी और फिर ओबीसी जो है अपनी मांग करेगा। तो मांग तो हमको वैसे भी करनी चाहिए, ये जानबूझ के हो रहा है, ये कोई जो है केवल इसलिए हो रहा है कि हमारी जो बच्चे हैं जो आज दूसरे कामों में लगे हुए हैं वो जागरूक हो जाएंगे, वो पढ़ने, वो मांग करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है शासन प्रशासन में भागीदारी होना। जो है अगर एक चपरासी कलेक्टर से
किसी को ना मिलवाना चाहे तो वो कह देगा है नहीं कलेक्टर साहब, एसपी साहब है नहीं, और वो बाहर से ही चला जाएगा। परंतु एक चपरासी का रोल भी यही तो शासन प्रशासन में है। कलेक्टर तो चलिए निर्णय देगा, परंतु वो निर्णय चपरासी से शुरू हो जाता है। अगर वो चपरासी नहीं मिलाना चाहता हमें डीएम साहब से, तो वो उसका अर्दली जो है मना कर देगा, कह देगा है नहीं साहब, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, अभी काम में व्यस्त हैं, चले गए, ऐसा होता है। इसलिए ये जो प्रतिनिधित्व है ये बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी लोगों को देना पड़ेगा। और एक तबका है जो शुरू से 2500 साल से हमको नहीं दे रहा है, वो आज इतनी आसानी से कैसे मान जाएगा? वो नहीं मान रहा है, वो ये समस्या है। जी, अब मैं यहाँ पर जो है ना एक सवाल और हमारे साथी का भी और मेरे मन में भी शंका है ये, क्योंकि आप आंदोलन चलाते हैं और आंदोलन के बड़े बड़े आंदोलन आपने देखे हैं, आप कर रहे हैं उस काम को। अभी जो देख रहे हैं, अभी जो सामने जो समस्या आ रही है हमारे, कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय बेचता था, पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, और जो है मैं पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, पिछड़ों का प्रधानमंत्री हूँ। तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए क्या कोई ऐसा काम किया जो उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी उन्होंने दी हो? इस तरह का कोई विचार आपके मन में है सर? ऐसा कोई काम हो गिनाइए उनका। जी, सम साउंड प्रॉब्लम। अच्छा, साउंड प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। जैसे नहीं, हाँ वो मैं कहता हूँ साउंड प्रॉब्लम है सर। ये है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है हम पिछड़े वर्ग के हैं और हम पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा देंगे, क्या उन्होंने अभी तक दिया है इस काम के लिए कुछ? साउंड की प्रॉब्लम। हाँ, नहीं ठीक है, नेटवर्क को थोड़ा कमजोर न करें। साथियों, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि जो एक सवाल उत्पन्न होता है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो पाई। पहले 1920 में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो आखिरी जनगणना थी, और 41 में अभी सर ने बताया कि जो है विश्व युद्ध होने के कारण उस जनगणना के आंकड़े प्रसारित नहीं कर पाए। तो जब वो आंकड़े नहीं प्रसारित तो 1931 के आंकड़े अथेंटिक माने गए जो आज तक चल रहे हैं। तो जातिगत जनगणना तो एक सेंसस एक्ट के आधार पर होती है। तो सेंसस एक्ट जो है 1948 में बना था, और वो जाति की प्रश्नावली को हटा करके जो है उन्होंने जाति की प्रश्नावली को उठा करके धर्म की प्रश्नावली इसमें शामिल कर दिया, जिसके तहत होगी। तो पहला तो जो है मुझे जो लगता है सेंसस एक्ट में संशोधन हो, नेशनल सेंसस एक्ट जो बनाया है उसमें संशोधन हो, धर्म की प्रश्नावली को हटा करके जाति की प्रश्नावली डाला जाए, जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो। और 2021 की जनगणना होने जा रही है। क्या सवाल ये 2021 में क्या जाति आधारित जनगणना होगी? क्या ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जा सकती है? जी सर। जी सर, आवाज नहीं जा रही लग रहा है। आवाज नहीं जा रही। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होगी। चलिए सर, जो है आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। आप ही जवाब दो, आवाज नहीं, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, जैसे अब जो है जाति आधारित जनगणना कराना अब इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ओबीसी के लोगों को मेरा निवेदन है, यदि आप जा रहे हैं तो अपने घर पे एक चिप्पी लगाइए, ये कहिए कि जो है कि यदि ओबीसी का कॉलम उसमें नहीं है तो हम अपने घर से कोई भी जानकारी नहीं देंगे। यदि ओबीसी के लोग इस तरह का आंदोलन शुरू करते हैं तो सरकार को मजबूरन उसमें अंदर ओबीसी का कॉलम लिखना पड़ेगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं ये, और कई लोग इसके लिए जो है अपनी योजना बनाए, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन इसकी योजना बनाएगा। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी जनगणना करने वाला हमारे घर पे आएगा तो हम उसको यही कहेंगे, यदि इसमें ओबीसी का कॉलम है तो हम अपने घर की जानकारी देंगे, अदरवाइज हम अपने घर की जानकारी नहीं देंगे। साथियों, ये कार्यक्रम जो है अब यहीं पर समाप्त होता है, और मैं समझता हूं कि जो है समय बहुत ज्यादा हो गया। हमारे पैनलिस्ट जो है नेटवर्क की कमी के कारण इसे आउट हो चुके हैं। साथियों, ये एआईबीसीए दबे कुचले वंचित समाज के, ओबीसी के, एससी एसटी ओबीसी के, उनको जागरूक करने के लिए, उनके अंदर छुपी हुई कमजोरी को दूर करने के लिए, और उनको अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए शासन प्रशासन दर धरती रोजी रोजगार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। आप सब लोग इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ इसके साथ जुड़िए, और हमें सुझाव भी भेजिए, क्योंकि आपका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम सुझाव पाते रहेंगे तो हम इसमें सुधार करते रहेंगे।
जो है इसका जो काम है, इसकी जो दबे कुचले समाज की जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने का काम है। और आज हम इस चर्चा में शामिल हुए हैं डॉक्टर बरजानी प्रजापति जी, जो बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट है। जी सर, जो है एक जाते जाते एक सवाल जो है ये रह गया है। हाँ, आ गई आवाज, अब आई आवाज जी। हाँ, आवाज आ गई है कि ओबीसी को जो है जातिगत जनगणना कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, जातिगत जनगणना कराने के ओबीसी, जहां जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं या आपकी आवाज सुन रहे हैं, मीडिया की आवाज सुन रहे हैं, एक तो क्योंकि इसमें डिसीजन मेकर प्रधानमंत्री जी, इसलिए सबसे पहले तो सबसे सस्ती जो चीज है वो पोस्ट कार्ड, कम से कम एक पोस्ट कार्ड जो है सभी को पीएमओ ऑफिस में जो है देना चाहिए कि ओबीसी की जनगणना जो है कराएं। क्योंकि और दूसरा, जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, एमएलए हैं, उनको भी, क्योंकि वोटर भी हैं हम लोग जो है, उनको भी घेरना पड़ेगा, वहां पर वो चुप हैं। और जब एक आवाज जो है इस तरीके, और एक अभियान भी चलाना चाहिए इसमें नियोजित तरीके से, जो है जो एक्टिविस्ट हैं, जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं इसमें पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ कोई, जो है क्योंकि ये सामाजिक मुद्दे हैं, तो इसलिए जो सामाजिक संगठन है जो है, जैसे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन है, जिसमें ईश्वरैया साहब उसके चेयरमैन हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं, हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बात सोची जा रही है कि हम एक प्लानिंग करके जो है, और एक इसको आंदोलन के रूप में जो है भी लाना पड़ेगा। क्योंकि ये बात ही ऐसी है, जैसे अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो है, जब वो गृह मंत्री थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, खुलेआम आश्वासन दिया था कि हम 2021 में जो है जातिगत जनगणना कराएंगे। परंतु पता नहीं क्या बात है कि अब सरकार जो है जातिगत जनगणना से जो है मुकर रही है, जो है सुप्रीम कोर्ट, और इसमें कोई मनाही नहीं है, वो भी चाहता है कि जातिगत जनगणना हो। और ओबीसी कमीशन ने भी जो है लिख के दिया था कि जातिगत उसमें जो हमारा मंडल आयोग है उसमें भी लिखा था कि जातिगत जनगणना जो है होना चाहिए। इवन जो पहला कमीशन बना था काका कालेलकर आयोग, उसने भी कहा था कि 61 में जातिगत जनगणना कराइए और उसके हिसाब से लोगों की भागीदारी दीजिए। तो ये तो एक जेन्युइन बात है, इसमें कोई जो है ऐसी कोई बात नहीं है कि जो गैर असंवैधानिक कोई बात हो, ये संवैधानिक बात है। इसलिए अपनी संविधान की जो बात है उसको तो हमको मांगना ही चाहिए। अगर हम ही नहीं मांगेंगे जो है, तो हमको अधिकार कौन देगा? संवैधानिक अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारा राइट है ये। जैसे पानी पीने का हमारा अधिकार है, जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, ऐसे ही जो है सबको उचित भागीदारी मिले, इसलिए उसकी जानकारी होना चाहिए सरकार को। सरकार बिना जानकारी के कैसे जो है, जैसे अभी ओबीसी का सब डिवीजन किया, कैसे कर दिया जब तक जो है जनगणना नहीं है? कैसे आप स्कॉलरशिप बांट रहे हो, कैसे आप, तो हर चीज जो है जब जनगणना हो जाएगी तो उसमें कौन कितना पिछड़ा है, अगर हो सकता है कि कोई आगे निकल गया उसको ना जरूरत हो जो है, तो ये होना चाहिए। तो कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं, परंतु उनकी मंशा ठीक नहीं होगी। इसलिए ओबीसी की जनगणना की मांग जो है करना चाहिए। कोई ये गैर राजनीतिक काम है, ये सामाजिक काम है, इसमें सबको करना चाहिए, चाहे वो भाजपा का सांसद हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो। इसलिए हमारे लोगों को उनके पास जाकर के, उनके घरों में जाकर के उनको कहना चाहिए, उन पर प्रेशर डालना चाहिए जनप्रतिनिधि, क्योंकि अब समय नहीं है इसमें। अगर 2000 अभी नहीं हो पाया ये जो है, तो ये फिर 10 साल हो ही नहीं पाएगी, और हो सकता है हो ही ना पाए। क्योंकि माननीय राजनाथ लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जो इस पक्ष में है, सरकार में बैठे हुए लोग भी जो है, जो चाहते हैं कि जनगणना जो है जाति आधार पर हो, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी है। तो इसलिए हमें ये, अगर हम रोएंगे नहीं जो है, हम मांग नहीं करेंगे, तो कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए मांग तो उठाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में जो आज के विषय पर चर्चा किया। साथियों, आज का विषय ये था कि आबादी के हिसाब से हो प्रतिनिधित्व ओबीसी को क्यों नहीं मिला। आपने बहुत सारे कारण बताए। एक कारण आपने ये बताया जो है उन जातियों की मंशा ही नहीं जिनका शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है, उनकी मंशा ही नहीं है कि दबे कुचले वंचित समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए।
और वो कहीं तमाम तरह के हथकंडे अपना करके उसको काटने का काम कर रही है। मैं कहूंगा जो है जो सामान्य वर्ग के लोग यानी सवर्ण लोग हैं, सवर्णों के हाथ में सत्ता है, रही है हमेशा, तो आपके निष्कर्ष से भी निकला कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही उन्होंने ही नहीं चाहा, संविधान में बनने के बावजूद भी दांव पेच लगा करके उसको रोकते चले गए। दूसरा आपने बताया कि ओबीसी के लोग भी जागरूक नहीं है अपना हक अधिकार लेने के लिए। साथियों दोनों बातें हैं, ये मैं दोनों बातों से सहमत हूँ। एक तो वो देना नहीं चाहते, दूसरा ओबीसी के लोग जागरूक नहीं है। तो जागरूक करने के लिए जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो जागरूक हो और अपना हक अधिकार ले। और इसी के साथ आदरणीय डॉक्टर वरदानी प्रजापति का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ये कार्यक्रम मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये फिर हम अगले विषय के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे।